नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। तो जो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे उसका नाम भूतिया होटल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लीजिए। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। कॉलेज की छुट्टियों के 3 महीने बाद रोनी, युग, रेखा, वीणा सभी आज जंगल में कैंप लगाकर एडवेंचर करने जा रहे थे। युग के कारण उसके तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया था। युग 3 महीने से दुखी था क्योंकि 3 महीने पहले कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षा देकर युग अपनी कॉलेज की दोस्त रोशनी के साथ उसे उसके घर छोड़ने अपनी बाइक से जा रहा था। युग और रोशनी कॉलेज ही मिले थे और दोनों एक साथ जीवन भर रहने का फैसला भी कर लिया था। दोनों ने अपने परिवार को भी शादी के लिए मना लिया था। कुछ महीनों बाद वो शादी भी करने वाले थे, पर किस्मत में शायद उनका मिलना लिखा नहीं था। तभी जब बीच रास्ते में रोशनी ने युग से आइसक्रीम मांगी, जिसे लेने के लिए युग बाइक को सड़क के साइड में लगाकर जा रहा था। तभी रोशनी भी उसके साथ आ ही रही थी। उसी समय उसका दुपट्टा बाइक के कोने में फांस जाता वो उसे निकलने लगती है। तभी युग रोशनी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रोशनी अपना दुपट्टा बाइक में से निकलती हुई दिखती है। वो उसकी मदद करने जाता ही है कि तभी एक बेकाबू कार आकर रोशनी को टक्कर मार देती है और युग की आंखों के सामने ही रोशनी खून में लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। वो कार भी आगे जाकर किसी खंबे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। एक पल में युग की आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। रोशनी दूर खड़े युग को आखिरी बार देखकर अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। इस एक्सीडेंट के कारण रोशनी कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देती है। कुछ देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में से एक शख्स एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसी समय युग को जैसे होश आता है, वो भीड़ को चीरते हुए रोशनी के पास आकर नीचे बैठकर उसका सिर अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह बस अपने आप में बड़बड़ता रहता है। अपनी लड़खड़ती आवाज में कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हम तो शादी करने वाले थे। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? उन दोनों को ऐसे देख कुछ लोगों की भीड़ में से कुछ लोग युग से बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसे तो जैसे होश नहीं था। वो तो बस अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। तभी एक व्यक्ति युग के पास पड़े उसके मोबाइल फोन को उठता है, जो कुछ देर पहले उसके हाथ में था। वो उसके फोन से उसके घर फोन कर सारी जानकारी देता है। कुछ देर बाद युग के माँ और पापा उसके पास पहुंच जाते हैं और युग और रोशनी को ऐसा देख युग के पापा रोशनी के घर फोन कर उनकी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और युग की माँ उसे को संभालने लगती है। पर अपनी माँ की तरफ देखकर भी युग यही कहता, ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इसने मुझसे वादा किया था, ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो ये रोशनी नहीं है ना माँ? ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है और उसकी माँ बस उसे समझती रहती है। तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है और एम्बुलेंस से एक डॉक्टर बाहर निकलकर रोशनी को चेक करता है और युग की माँ की तरफ देखकर ना में सिर हिला देता है। युग को पागलों को ऐसे बड़बड़ाते देख उसकी माँ उससे कहती है कि रोशनी मार चुकी है, पर युग तो बस पागलों की तरह रोशनी को जगाए जा रहा था। कुछ देर में रोशनी के माँ और पापा आकर रोशनी को युग को जैसे तैसे छुड़वाकर अलग कर रोशनी को अपने साथ एम्बुलेंस से ले जाते हैं और युग के माँ और पापा भी उसे जैसे तैसे घर लेकर आते हैं। पर 2-3 दिन बाद भी युग की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो अपने ही गम में डूबा रहता था। बीच बीच में उसके तीनों दोस्त आकर उसका ये हाल देखकर दुखी होते, पर वो जैसे तैसे करके उसे मानते, खाना वाना खिलाया करते थे। धीरे धीरे युग की हालत ठीक होने लगी और उसके दोस्त भी रोज उससे मिलते, उसे बातें करते और उसे उसके इस दुख से उभरने की कोशिश करते। पर युग आज भी रोशनी को नहीं भुलाए। वो आज भी रोशनी का दिया हुआ वो लॉकेट जिसमें रोशनी और उसकी तस्वीर थी, वो हमेशा अपने गले में पहना रहता था। और जब भी उसे रोशनी की याद आती, वो उस लॉकेट को पकड़कर अपनी आंखें बंद याद करता। आज जब तीनों दोस्तों के बहुत मानने के बाद युग जंगल एडवेंचर पर उनके साथ जा रहा था, सभी रोनी की कार से हंसते हुए बातें करते जा रहे थे। रेखा और वीणा पीछे की सीट पर बैठी थी। युग रोनी के साथ आगे बैठा था। कार रोनी ड्राइव कर रहा था। शाम होने वाली थी। वो शहर के बाहर ही पास के एक जंगल में जा रहे थे, जहां बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट जाया करते थे। जंगल एडवेंचर करने पर इन सभी को ये मौका आज मिला था।
रोनी आराम से कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक मौसम ने करवट ली और अच्छा खासा मौसम खराब हो गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तभी रोनी ने कहा, ऐसे मौसम में जंगल में जाना ठीक नहीं लगता। तभी वीणा भी बोली, तू सही कह रहा है, इस समय ना जाना ही ठीक है। रोनी ने कहा, ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि मैंने अपने और भी दोस्तों को बुलाया है। वो हम सबसे 1 घंटे बाद निकलने वाले थे। वो शायद आधे रास्ते पे आ गए होंगे। उन सबको माना कर दूं क्या? रेखा बोली, तो क्या अब हम घर वापस चले जाएं? हम तो जंगल पहुंचने वाले ही हैं। वीणा रोनी से बोली, तू एक काम कर, उन सबको माना कर दे कॉल करके और कह दे आज की ट्रिप कैंसिल हो गई है। रेखा, तो हम वापस जा रहे हैं, तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी युग ने कहा, यहाँ कहाँ, इस जंगल के रास्ते में तुम्हें होटल मिलेगा। रोनी ने कहा, मिल सकता यार, क्योंकि यहाँ अक्सर स्टूडेंट का ग्रुप आता है, तो शायद हमें होटल मिल जाए। रेखा ने कहा, तो चले। सभी गाड़ी से उतरकर अपना थोड़ा बहुत सामना जो वो बैग में लाए थे उसे गाड़ी की डिग्गी से निकलकर चल पड़ते हैं। सभी कुछ दूर चलते चलते थक जाते हैं। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल नजर आता है। वो सभी होटल के अंदर जाते हैं। अंदर से वो होटल बाहर से दिखने के मुकाबले काफी अच्छा था और होटल के अंदर लोगों की थोड़ी चहल पहल थी, जबकि बाहर से होटल थोड़ा खामोश सा नजर आ रहा था। रिसेप्शन पे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिससे रोनी और युग रूम लेने के लिए बातें कर रहे थे। वही रेखा और वीणा उनके पीछे खड़ी थी। कुछ देर में उन्हें पता चलता है होटल में 2 रूम ही खाली है और उन चारों को आमने सामने का कमरा मिलता है। तो रेखा और वीणा एक रूम में चली जाती है और युग रोनी दूसरे रूम में चले जाते हैं। वीणा और रोशनी कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और वहाँ रोनी और युग भी कुछ बातें करते हैं। युग रोनी से कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लगा? ऐसे जंगल में होटल, वो भी बाहर से इतना बेकार दिखाने वाला, अंदर से इतना शानदार दिखता है। तभी रोनी उससे कहता है, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, अब सो जा, वैसे काफी रात हो चुकी है। दूसरे रूम में रेखा वीणा से कहती है, मुझे इस होटल में ना जाने क्यों अजीब सा एहसास हो रहा है। तो वीणा उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये नई जगह है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब सो जाओ, क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूं। एक तो सारे प्लान पे इस बारिश ने पानी फेर दिया। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वीणा अपनी आंखें बंद कर सो जाती है, पर रेखा की आंखों से तो जैसे नींद गायब थी। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर होती बारिश को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग का भी यही हाल था। रोनी तो सो चुका था, पर युग को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बाहर होती बारिश को देखते हुए अपने गले में पहने रोशनी के दिए लॉकेट को पकड़े उसे याद कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का आभास होता है। वो पलट के देखता है तो बिल्कुल भी नहीं चौंकता रोशनी को अपने सामने खड़ा देख, बल्कि वो उसे वहां देख मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी रोशनी भी मुस्कुराते हुए बोली, तभी आज भी मेरा दिया वो लॉकेट मेरे मरने बाद भी अपने से दूर नहीं किया। युग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, तुमसे खुद को अलग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं अगर मैंने तुम्हारे इस लॉकेट को खुद से अलग किया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। हाँ, इस लॉकेट को अपने पास रखकर मैं स्वार्थी बन रहा हूं, पर जब मैं बहुत दुखी था तब तुम्हारी आत्मा मुझे मिलने आई। तब मुझे याद आया कि मेरे पास तुमसे जुड़ी ये याद आज भी है, जिसकी वजह से तुम मुझे मिलने आओगी। जब मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा या दुखी हो जाऊंगा तभी रोशनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मिलने आऊंगी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब। पर एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें यह जरूर एहसास होगा कि जिंदगी आज में जी जाती है, अतीत में नहीं। शायद उस दिन तुम मुझे इस दुनिया से आजाद करोगे और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तभी युग ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी रोशनी बात बदलते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस जगह पर मेरे अलावा बहुत सी दूसरी आत्माओं का आभास हो रहा है। तभी युग को रेखा की एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसकी वजह से रोनी की नींद भी खुल जाती है। वो उठकर युग से कहता है, ये रेखा की चीख थी ना। युग के अलावा कोई भी रोशनी को नहीं देख सकता था, इसलिए रोनी को भी नहीं पता चलता युग के साथ वहां रोशनी की आत्मा भी मौजूद है। वो युग के साथ रेखा और वीणा के कमरे की तरफ भागता है। वो उन दोनों के कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं रूम का डोर खुला है और रेखा एक कोने में बैठी अपने मुंह नीचे करे बैठे बैठे चिल्ला रही है,
और बेड पर लेटी वीणा को तो जैसे होश ही नहीं था और उसका पलंग हवा में झूल रहा था और नीचे फर्श पर कुछ खाने का सामना के बर्तन पड़े थे। युग और रौनी रेखा के पास आते हैं और रौनी उसके लिए पास ही टेबल पे पड़ी पानी बोतल उठता है और युग रेखा को खड़ा करता है और रौनी उसे पानी की बोतल देता है। तभी एकदम से वीणा का पलंग हवा से जमीन पर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाता है और वीणा के सिर में चोट लग जाती है और उसे भी होश आता है। वो अपने सिर पर हाथ रखकर अपने को जैसे तैसे संभाल कर पलंग से उठकर अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा? वीणा खुद को संभालते हुए अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? और इतना बोलकर वो लड़खड़ाने लगती है। तभी रौनी जल्दी से जाकर वीणा को संभालता है और उसे आराम से नीचे बैठा देता है। तभी रेखा आगे बढ़कर अपना बैग लेकर आती है और अपने बैग से फास्टेड बॉक्स निकलकर वीणा को दावा लगाकर पट्टी बंध देती है और सभी को आराम से नीचे बैठने को कहती है। सभी नीचे बैठ जाते हैं। तभी युग रेखा से कहता, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों और ये सब क्या हो रहा है? तभी रेखा कहती है, मैं तो बस खिड़की के पास खड़ी बाहर होती बारिश देख रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं एकदम से डर के पलटी तो वहां कोई नहीं था। मैं कुछ और सोचती उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया, पर डर की वजह से मैंने डोर नहीं खोला। पर डोर पर 2-3 बार नॉक होने पर मैंने हल्के से डोर खोला तो मैंने देखा बाहर एक रूम सर्विस का लड़का खड़ा था। मैंने उससे कहा, तुम इतनी रात को क्यों आए हो? वो रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आपके दोस्तों ने खाना का ऑर्डर किया था अपने लिए और आपके लिए। तो मैंने उस लड़के से कहा, रात के 11 बजे? तो उस रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए, कॉल करके मैं ये खाना अंदर रख के जा रहा हूँ। वो लड़का खाना रखकर रूम से चला गया। मैं तुम लोगों को कॉल करने ही जा रही थी कि तभी एकदम से जिस पलंग पे वीणा सो रही थी वो अपने आप हवा में उड़ने लगा और जब मैं उसे देखकर चिल्लाने जा रही थी कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस अपना गला पकड़ के चिल्लाने की कोशिश ही करती रही। तभी मैं डर के कारण पानी पीने लिए पास के टेबल की तरफ गई तो मैं खाने के बर्तन से टकरा गई। तभी उस खाने के बर्तन में मैंने देखा कि रेखा इतना बोलकर बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी युग ने कहा कि क्या रेखा आगे बोलो? पर रेखा तो डर से कांपते हुए नीचे पड़े खाने के बर्तन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती है। तभी रौनी उस खाने के बर्तन को सीधा करता है तो वीणा भी डर से चीखने लगती है और रेखा तो बेहोश ही हो जाती है। रौनी और युग भी वो देखकर चौंक गए कि खाने के बर्तन में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था जो उन लोगों की तरफ देखकर किसी जिंदा सिर की तरह मुस्कुरा रहा था। युग खुद को संभालता है और रौनी और वीणा को शांत रहने को कहता है और पानी की बोतल से थोड़ा पानी लेकर रेखा के चेहरे पे छिड़कता है और रेखा को होश आता है और वो जब इस कटे सिर को फिर से देखती है तो वो एकदम से डर कर युग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, यहाँ से चलो, सब लोग, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो बोलते बोलते रोने लगती है। युग रेखा को अपने से अलग करके उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज डरो मत, हम सब यहाँ से इसी वक्त चल रहे। वीणा और रौनी भी उनकी हाँ में हाँ मिलते हैं। तभी वो कटा हुआ सिर अचानक से किसी जिंदा सिर की तरह हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से हो पर यहाँ से जा नहीं पाओगे। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो कटा हुआ सिर अपनी उस डरवानी हंसी हंसता है, हाँ हाँ, और एकदम से आंखें बंद कर लेता है और चारों बस उसे देखते ही रह जाते हैं। रौनी सबसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तभी वीणा सबसे कहती है, हमें कॉल कर किसी से मदद लेनी होगी। तभी सभी अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में मोबाइल लेकर देखते हैं तो उसमें नेटवर्क ही नहीं होता। तभी अचानक से पूरे होटल की लाइट बंद हो जाती है और पूरे होटल में गुप्त अंधेरा हो जाता है। तभी युग अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू करता है और तभी उसकी नज़र मोबाइल में शो हो रहे टाइम पे जाती है। रात के 1 बज रहे थे। तभी सभी युग की तरह अपने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर देते हैं जिससे रूम में थोड़ा उजाला हो जाता है। युग अपने दोस्तों से कहता है, अच्छा है इस होटल में हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग तो यहाँ। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, इतनी आवाज़ों के बाद भी कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आया। बहुत ही अजीब बात है। रेखा, हम इस रूम से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगते हैं तो शायद हमें मदद मिल जाएगी। तभी वीणा कहती, शायद यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में हैं। पूरे होटल की लाइट चली गई, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया पर किसी की नींद तक नहीं खुली। तभी रौनी कहता है,
चलो बाहर चलकर देखते, शायद सब पहले से ही रिसेप्शन पर मौजूद हो। तभी युग भी कहता है, रोनी सही कह रहा है, चलो चलकर देखते हैं। सभी रूम से निकलते हैं, पर रेखा कहती, 1 मिनट में अपना बैग ले लेती हूँ। वीणा उससे कहती है, अब इस समय भी तुम्हें बैग की पड़ी है। तो रेखा कहती, क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तभी रोनी कहता है, अब अपनी बहस बंद करो, तुम दोनों और रेखा, तुम अपना बैग लेकर जल्दी आओ वीणा के साथ। मैं और युग आगे बढ़ते हैं। युग और रोनी मोबाइल की फ्लैश की मदद से रिसेप्शन की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें होटल के एक रूम से कुछ अजीब सी बहुत बुरी बदबू आती है। और तभी वो दोनों उस रूम के पास रुक जाते हैं और रोनी उस रूम के डोर पे नॉक करता है, पर डोर रोनी के नॉक से खुल जाता है। युग आगे आकर डोर खोलकर मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट से अंदर देखता है तो उसे पूरे रूम में अंधेरा दिखाई देता। तभी वीणा और रेखा भी वहाँ आ जाते हैं और रेखा, रोनी, वीणा भी अपने मोबाइल लेकर उस रूम के अंदर आते हैं और वो सभी मोबाइल की फ्लैश लाइट में जो देखते हैं उसे देखकर इस बार वो सब एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। आह! रोनी डरते हुए और लड़खड़ती आवाज़ में कहता है, ये तो साड़ी गाली लाशें पड़ी इस रूम में। तभी सभी अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेते हैं और चारों डरते और घबराते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। पर उनके उस रूम से बाहर निकलते ही होटल के सारे रूम के डोर एक एक करके खुल जाते हैं। वो चारों ये देखकर एक ही जगह जाम जाते हैं और तभी सभी रूम से साड़ी गाली लाशें रूम के डोर पे आकर खड़ी हो जाती है और रूम के डोर पे खड़ी वो लाशें उन चारों की तरफ बस एक कतक देखे जा रही और सभी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये सब देख चारों एक दूसरे की तरफ देखते हुए जोरों से चिल्लाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी ही तेजी से उस अंधेरे होटल में बस मोबाइल की फ्लैश की लाइट की मदद से गिरते पड़ते होटल के बाहर के दरवाजे की तरफ अंधाधुन भागे जा रहे थे। कुछ ही देर में वो चारों जैसे तैसे बाहर के दरवाजे के पास पहुंच भी जाते हैं। तभी उन चारों को और एक झटका लगता है। वो चारों देखते हैं बाहर के दरवाजे के पास रिसेप्शन पर कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश बैठी, जो उन चारों की तरफ देख अपनी डरवानी मुस्कुराहट से उनको और भी ज्यादा डरा रहा थी। वो चारों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ डरते डरते बढ़ाने लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर युग और रोनी उसे खोलने का प्रयास करने लगते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी रेखा रोती हुई आवाज़ में कहती है, हम सब मर जाएंगे इस भूतिया होटल में। तो वीणा रेखा से कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। रेखा चुप होती है और अब रेखा और वीणा भी रोनी और युग की दरवाज़ा खोलने में मदद कर ही रही होती है कि अचानक से उन चारों को अपने पीछे से अजीब सी घुराने की आवाज़ आती है, जैसे सैकड़ों कुत्ते एक साथ घुर्रा रहे हों। वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चारों देखते के देखते रह जाते हैं। जब चारों को अजीब सी गुर्रने की आवाज़ आती है तो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं कि तो उनकी सांसें अटक जाती है और हलक सूख जाता है। वो चारों देखते हैं कि सारी जिंदा और बदबूदार लाशें जो कुछ देर पहले होटल के रूम के डोर पे खड़ी उन्हें बस एक तक देख रही थी, वो सभी मुर्दा लाशें घुरती हुए अब उनकी ओर धीरे धीरे बढ़े जा रही थी। वीणा और रेखा तो उन्हें देखकर चिल्लाए जा रही थी। युग और रोनी बाहर का दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो सारी मुर्दा लाशें उन चारों पर हमला कर देती है। वो चारों जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ। तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। उन सभी मुर्दा लाशों और युग और उसके दोस्तों के बीच एक तेज चमकदार रोशनी की लकीर सी खींच जाती है और वो सारी मुर्दा लाशें गुर्रते हुए पीछे हट के जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी उस सफेद चमकदार रोशनी में युग को कोई अपना मुस्कुराता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, रोशनी ही थी जो युग और उसके दोस्तों की मदद करने आई थी। युग जब एक पल के लिए रोशनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोनी आवाज में कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। तभी उसके तीनों दोस्त उसका चेहरा देखने लगते हैं। युग तो आंसू बहते हुए नीचे ही बैठ जाता है। तभी रोनी उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक है ना? तो युग कहता, वो रोशनी। तभी वीणा और रेखा भी उसके पास आकर उसे समझते हुए कहते हैं, रोशनी मर चुकी है, संभालो अपने आप को युग। तभी रोशनी भी वहां से गायब हो जाती है। युग भी खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछता और खड़े होकर कहता है, मैं बाद में तुम लोगों को सब बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से कैसे बाहर जाना होगा
ये सोचना ज़रूरी है। युग को ऐसा बोलते देख उसके तीनों दोस्तों में भी हिम्मत आ जाती है और तभी रेखा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तो वीणा उससे कहती है, क्या ढूंढ रही है तू? तो रेखा कहती है, मिल गया। तो रॉनी कहता है, क्या मिल गया तुम्हें? तभी वो मुर्दा लाशें भी उठ खड़ी होती है और वो फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी रेखा बोलती है, ये लाइटर है मेरे पास, हमें बस एक लंबी लकड़ी जैसे कुछ चीज़ और एक कपड़ा चाहिए। युग उससे कहता है, उससे क्या होगा? तो रेखा कहती है, हम आग से शायद इन्हें खुद से दूर रख सकते हैं। वीणा, और तुझे ये सब कैसे पता? रेखा, मैंने फिल्म में देखा था, भूत, जानवर, बुरी ताकतें आग से दूर भागती हैं। रॉनी, पर यह फिल्म नहीं है। रेखा, जानती हूँ, पर कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। युग कहता है, ठीक है, बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि हम कोशिश करें। तभी युग अपनी चारों ओर नज़र दौड़ता है और फिर एकदम से उसकी नज़र दरवाजे के ऊपर लगे पर्दे पर जाती है। वो पर्दे के साथ उसकी लोहे के रोड को नीचे खींच लेता है। साथ में रॉनी भी उसकी मदद करता है। रेखा पर्दे को लोहे की रोड से बांधकर उसमें आग लगाकर उसे मशाल जैसा बना देती है और उसे रॉनी को दे देती है। रॉनी उस मसाल से सभी मुर्दा लाशों को दूर करने लगता है और रेखा, युग, वीणा तीनों मिलकर पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी वो रिसेप्शन वाली वो लाश युग, वीणा और रेखा की तरफ बढ़ने लगती है। तो रेखा अपना बैग उसके मुंह पर जोर से मरती है और उसे नीचे गिरा देती है। वीणा रिसेप्शन पर जाकर वहां पड़ी लोहे की चेयर को घसीट कर लाती है और फिर रेखा, वीणा, युग तीनों उस चेयर की मदद से दरवाजे पर पूरी ताकत से जोरदार वार करते हैं और दरवाज़ा आखिरकार टूट जाता है। पर तभी रॉनी का हाथ आग की गर्मी की वजह से जलाने लगता है और उससे मसाल छूटने ही वाली होती है कि युग रॉनी से वो मसाल अपने हाथों में ले लेता है और तभी रॉनी, रेखा और वीणा के साथ मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का मारकर पूरी तरह से तोड़कर बाहर आ जाते हैं। पर तभी युग का हाथ से मसाल छूटने ही वाली होती है कि तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं और रॉनी युग से वो मसाल लेकर उन सभी मुर्दा लाशों पे फेंक देता है और कुछ ही देर में उन चारों की आंखों के सामने सभी मुर्दा लाशें एक एक कर उस आग में जलने लगती हैं। और उसी समय किस्मत से बाहर होती बारिश भी बंद हो जाती है और वो चारों वहां से दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाते हैं। चारों हाईवे पे आकर कुछ देर हाँफते हुए सांस लेते हैं और तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखती है। वो चारों लिफ्ट लेकर कुछ घंटों बाद शहर पहुंच जाते हैं और फिर सभी 2 दिन बाद युग के घर मिलने का कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद रॉनी, रेखा और वीणा युग से मिलने उसके घर आते हैं और युग से रोशनी के बारे में पूछते हैं। तो युग सभी को रोशनी, लॉकेट और उसकी आत्मा के बारे में सब बता देता है। उसके तीनों दोस्त ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और तीनों युग पर गुस्से से बरस पड़ते हैं। रॉनी, तूने ये सही नहीं किया युग, अपने स्वार्थ के लिए तूने रोशनी को अब तक इस दुनिया में कैद रखा। वीणा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेखा, देखो युग, भले ही रोशनी तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पूरी जिंदगी कैद रखोगे। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें उसे जिंदा रखना है तो अपनी यादों में रखो, उसे आज़ाद कर दो। ये ही उसके और तुम्हारे लिए सही होगा। युग, तुम सब सही कह रहे हो। मैं सचमुच बहुत बड़ा स्वार्थी, बेवकूफ़ हूँ। मैंने सोच कैसे लिए किसी के बिना मर्जी के उसे कैद रखना सही होगा। इससे रोशनी को भी बहुत तकलीफ होती होगी, जैसे उस भूतिया होटल में वो सभी अतृप्त आत्माएं इस दुनिया में फांस कर कितनी तकलीफ में थी। मैं ऐसा कुछ रोशनी के साथ नहीं होने दे सकता हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रोशनी को आज़ाद कर दूंगा। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। वैसे भी हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें खुद से बांध कर रखने की जगह उन्हें आज़ाद ही रखना चाहिए। अगर वो सच में हमारा होगा तो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाएगा, नहीं तो उसकी मीठी यादें ही हमेशा हमारे साथ रहेगी। रॉनी, और कैसे करोगे तुम रोशनी को आज़ाद? युग, चलो मेरे साथ। रॉनी, कहाँ? युग, बस तुम सब मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो घर के आंगन में उन सभी लेके आता है और अपने गले से लॉकेट उतरकर वो उस लॉकेट को एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और उसके ऊपर वो छोटा सा पौधा लगा देता है। युग कहता है, ये पौधा मुझे हमेशा रोशनी की याद दिलाएगा और अब मैं हाथ जोड़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो रॉनी कहता है,
तुम अकेले नहीं, हम सब भी प्रार्थना करते हैं। तभी वीणा और रेखा भी रोनी की हाँ में हाँ मिलते हैं। सभी हाथ जोड़कर रोशनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो सभी आंखें खोलते हैं तभी एक पल के लिए युग को रोशनी की आत्मा मुस्कुराकर गायब होती दिखाई देती है और वो हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। युग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोनी ये देखकर कहता है, क्या हुआ? अब तू फिर से गंगा जमुना वाले आंसू बहाना शुरू मत कर देना। इतना कहकर तीनों दोस्त युग को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद सभी युग के घर में सोफे पे बैठे थे। तभी युग कहता है, कोई ये बताएगा उस भूतिया होटल की क्या कहानी है? तभी रेखा कहती है, मैंने अपनी दादी माँ से बात की थी। इस बारे में तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होटल सालों पहले एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। होटल के मालिक को बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था तो यहाँ होटल बनाना सही होगा, पर होटल का मालिक भूत प्रेत जैसी बातों में नहीं मानता था। होटल मालिक को वो ज़मीन कम पैसे मिल गई, जिसकी वजह से होटल मालिक ने वहाँ बहुत आलीशान होटल बनवाया और होटल बनाने के बाद किसी को भी नहीं लगता था कि पहले वहाँ कोई कब्रिस्तान होगा। कुछ दिन बाद होटल की खुलने की पार्टी रखी गई। बहुत लोग आए वहाँ उस आलीशान होटल को देखने पर। रात के करीब 1 बजे होटल में ऐसा कुछ हुआ जो किसी के भी समझ के बाहर था। वहाँ एक एक करके सभी लोग होटल में अपने ही लोगों को मरने लगे और सुबह तक उस होटल में वहाँ रुके लोगों और होटल मालिक की लाश मिली और उस अजीब और गरीब हादसे के बाद वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तभी रोनी ने कहा, ऐसा है तो उस दिन वो होटल क्यों खुला था और वो लोग कौन थे? तो रेखा बोली, हमें भ्रम हुआ था कि वो होटल खुला था क्योंकि उस होटल में रात होने के बाद बुरी शक्तियाँ घूमती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है वो होटल खुला है। वहाँ लोग की चहल पहल है, पर जो भी लोग हमें उस होटल में दिखे थे वो सभी जिंदा लाशें थी। तभी युग ने कहा, तो क्या आज भी वहाँ वो बुरी आत्माएं होंगी क्या? तो रेखा ने कहा, शायद मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि हमने जब होटल में आग लगाई होगी तो शायद उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। तभी वीणा ने कहा, काश ऐसा ही हुआ हो। तभी युग कहता है, ये सब छोड़ो, चलो कोई नई जगह चलते हैं जहाँ ये भूत प्रेत ना हो। रेखा बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में फंसा दो। वीणा ने मचकिया अंदाज में कहा, क्यों ना इस बार हम कोई पुरानी हवेली चले जहां भूतों का राज हो। रोनी ने भी वीणा की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। रेखा को भूत प्रेत से लड़ने का अनुभव भी आ गया है अब तो। रेखा और युग उन दोनों का मजाक समझ जाते हैं और दोनों मिलकर वीणा और रोनी को सोफे पे पड़ी पिल्लो लेकर मरने लगते हैं और फिर चारों पिल्लो फाइट करते हैं और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।